हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 21 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस सेशन में हम कूलम्स लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके हम कुछ PYQs करेंगे आज। तो देखो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देखो अब टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी। ए और बी स्फीयर्स हैं जो कि हैं चार्ज्ड और क्या है, कंडक्टिंग। ठीक है। हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे उनके सेंटर्स सेपरेट आउट हुए हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है, और इनके बीच क्या है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस है जिसे हम आर मान लेते हैं। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। हाँ जी, आगे देखो। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू। दोनों पे कितना चार्ज है, क्यू। ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first and then with B and finally removed from both. Find new force of repulsion between the spheres A and B. Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating the point charges they can be calculating the force between them they can be considered as point charged. क्यों हमें, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, आपको ये चीज़ क्यों बताई है कि रेडियाई जो है ए और बी का वो नेग्लिजिबल है। आर मतलब कि बहुत ज़्यादा है जो ये डिस्टेंस है, और जो ये रेडियस है ए और बी स्फीयर का वो बहुत कम है। ठीक है। ये चीज़ हमें क्यों बताई है, क्योंकि हमने ये एक प्रॉपर्टी की थी कूलम्स लॉ की, या आप कह लो कि ड्रॉबैक किया था कि वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ। तो पॉइंट चार्ज कब होगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो, मैं अब अपनी एग्जांपल लो, चलो। आप अगर खुद को मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक बड़ा इंसान है ना, मतलब 18-19 साल के आप हो तो आपको एक इंसान दिखेगा, पूरी हाइट दिखेगी सही से। लेकिन अगर उसी इंसान को आप थोड़ा डिस्टेंस ही ऊपर चले जाओ ना, मतलब कि हवा में चले जाओ ऊपर, तो क्या होगा आपको, आप हवा में भी जाने को छोड़ो, आप जस्ट इतना कर लो कि एक रोड ले लो, रोड की स्टार्टिंग पे खड़े हो जाओ, और रोड की एंडिंग पे एक पर्सन को खड़ा कर दो और उसको कहो मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वो नहीं दिखोगे आप, यहाँ बहुत छोटे दिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रोड क्या है, बहुत बड़ी है, और हम क्या हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं हम। ठीक है। अगर आप स्पेस से देखोगे खुद को तो आपको अपनी, आप क्या लगोगे, एक पॉइंट खड़ा है, जस्ट पॉइंट पड़ा है वहाँ पे, वो चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पे भी हमने ए और बी स्फीयर्स को क्या मानना है, पॉइंट चार्ज। इस पर कितना चार्ज था इनिशियली, क्यू। इस पर कितना चार्ज है इनिशियली, क्यू। ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और एक थर्ड आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। आइडेंटिकल मतलब कि सेम रेडियस का होगा, क्योंकि कंडक्टिंग है, वो भी आइडेंटिकल है तो कंडक्टिंग भी है, और आइडेंटिकल चार्ज अनचार्ज है मतलब कि। ठीक है। इस पे क्यू चार्ज है, बी पे भी क्यू चार्ज है, लेकिन जो थर्ड चार्ज आएगा वो कंडक्टिंग है लेकिन अनचार्ज है। ठीक है। अब आइडेंटिकल का यहाँ पे क्या मतलब है, आइडेंटिकल का मतलब है सेम रेडियस। क्या है आइडेंटिकल का मतलब, यहाँ पे क्या है, अब सेम रेडियस। हमें क्यों दिया है कि सेम रेडियस है, क्योंकि अगर डिफरेंट रेडियस होगा तो हमने कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ा था कि क्या होता है, हम रेडियस पे हमारा जो चार्ज है वो डिपेंड करता है जब कंडक्शन के बाद कोई चार्ज आता है। ठीक है। तो अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को टच करवाएंगे, एक का रेडियस आर है दूसरे का आर है, तो दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा, है ना। लेकिन अगर एक का रेडियस आर है और दूसरे का क्या है 2r है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं या मैंने आपको एक ट्रिक का मेथड बताया था वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि आइडेंटिकल है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है अब। हाँ जी, अब आप आगे देखो, तो क्या किया, ए के पास सी चार्ज को ले गए, सी पे तो चार्ज कितना था 0, ए पे चार्ज था क्यू। जब ए और सी को कंटैक्ट में लगाओगे आप, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है 0, जब कंडक्शन हो जाएगी वो क्या है, एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो पूरा चार्ज जो पहले सिर्फ ए पे ही प्रेजेंट था वो अब क्या होगा, सी पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, ए और सी बॉडी पे कितना चार्ज है, टोटली ए और सी बॉडी पे चार्ज है क्यू। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, कितनी बॉडीज़ ली हैं हमने, 2 ही बॉडीज़ ली हैं, तो Q/2 आ जाएगा। ए पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, सी पे भी कितना आ जाएगा, Q/2। अब इनको अलग अलग कर दिया, तो ए पे अब फाइनल चार्ज क्या बन गया है, ए पे बन गया है Q/2। अब आगे आओ, सी पे भी कितना बन गया है, Q/2, सी पे भी कितना है, Q/2। और बी पे कितना चार्ज था आपको याद है, बी पे चार्ज था क्यू, कितना चार्ज था क्यू, क्योंकि ए और बी इनिशियली क्या थे, आइडेंटिकल चार्ज थे, मतलब कि इक्वल चार्ज था उन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सी और बी को कंटैक्ट में लेके आएंगे, तो सी पे कितना चार्ज आएगा, ये आएगा Q/2 प्लस Q होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3Q/4। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है, 3Q/4 कैसे आया। ठीक है, तो बी पे अब कितना चार्ज आ जाएगा, साथ ही उन्होंने हमें कहा है बी के साथ कंटैक्ट में लाने के बाद सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सी उसके बाद कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, और क्यू का क्या बन गया अब चार्ज बी पे, फाइनल चार्ज क्या आ गया है, फाइनल चार्ज आ गया 3Q/4। कितना आ गया है, देखो 3Q/4। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। तो इनिशियली फोर्स था एफ किसके इक्वल था, के, ए पे चार्ज था क्यू, बी पे चार्ज था क्यू, डिस्टेंस था आर। डिस्टेंस अब भी क्या रखा है हमने, सेम ही रखा है, डिस्टेंस अभी भी क्या है, आर ही है। तो अब हम एफ डैश निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, के, ए पे चार्ज कितना है Q/2, बी पे चार्ज कितना है 3Q/4 और डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। तो अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं KQ²/R² इंटू 3 और 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब KQ²/R², यहाँ से क्या आ गया अपने पास, KQ²/R² किसके इक्वल है, F की इक्वल है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे F डैश इज इक्वल्स टू F इंटू 3/8, मतलब कि जो इनिशियल फोर्स था उसका 3/8 टाइम्स हो गया है न्यू रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको बात अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो देखो क्या किया, एक बार हम देख लेते हैं। पॉइंट चार्जेस 2 गिवन है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें गिवन है कि जो रेडियस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो क्या आ जाएगा, ए और बी क्या है, पॉइंट चार्जेस आ गए। ठीक है, और इन पे फोर्स कितना गिवन है, एफ की वैल्यू क्या है, KQ²/R², क्योंकि ए और बी पे चार्जेस क्या हैं, क्यू और क्यू। ठीक है, सी पे चार्ज था 0। अगर मान लो आपको कह देते सी पे भी क्यू चार्ज है तो क्या होता, ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ। अभी एक बार इसे हम रैप अप कर लें। तो क्या है, सी पे 0 चार्ज था, लेकिन सी क्या है, कंडक्टिंग सफेयर है। अगर आपको बाय चांस दे देते सी एक इंसुलेटिंग सफेयर है, इंसुलेटर है, तो कोई भी कंडक्शन वाले मेथड से चार्जिंग होनी ही नहीं थी। तो क्या होना था, कुछ भी चार्ज डेवलप नहीं होना था। अगर कंटैक्ट में ले आते सी के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होना था। ठीक है, तो एट द एंड ए और बी पे सेम चार्ज रहेगा।
ठीक है, एंड आइडेंटिकल हैं दोनों ए और बी। ठीक है, ए और सी को कंटैक्ट में लाए, सी भी क्या है सेम रेडियस का। अगर रेडियस भी डिफरेंट हो जाता तो क्या हो जाना था, अपनी वैल्यूज़ चार्ज की डिफरेंट होनी थी। ठीक है, इसमें कितने सारे केसेस बन गए अगर आप देखो। एक तो क्या है डिफरेंट रेडियस हो सकता था, अगर डिफ़िकल्टी बढ़ानी होगी तो इसी तरीके से बढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस तो उतना ही रहेगा। आपको डिफरेंट रेडियस दे देंगे या बाय चांस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कह देंगे, सी इज़ एन इंसुलेटर कह देंगे, लेकिन आप क्या है कंडक्शन मेथड अप्लाई कर दोगे। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। और थर्ड मैंने अभी बात की थी कि सी के ऊपर कोई चार्ज दे देंगे, सी को 0 कूलम चार्ज नहीं देंगे। ठीक है, क्यू चार्ज ऑन सी पे जितना चार्ज है वो क्या होगा, 0 कूलम नहीं होगा, कुछ उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आपको ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और सी के बीच क्या हुआ, कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज डेवलप हुआ और जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q/2 Q/2। ठीक है, ए के ऊपर Q/2 आ गया, सी के ऊपर भी Q/2 आ गया। अब जिस सी के ऊपर Q/2 चार्ज है वो सी क्या है, बी के साथ कंटैक्ट में आया, तो दोनों पे कितना चार्ज डेवलप हो गया, 3Q/4। कितना हो गया, 3Q/4। हमें सी की तो ज़रूरत नहीं है, सी को रिमूव कर दिया। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या रखा था, सेम रखा था। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू, पूरी कैलकुलेशन के बाद एफ इंटू 3/8 आ जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्या है अब क्लियर हो गई है। अब इन्हीं केसेस को हम देख लेते हैं। अगर आपको सी और मान लो ए और बी का जो रेडियस है आपको क्या दिया, सेम दिया है, ए का रेडियस और बी का रेडियस सेम है, लेकिन सी का रेडियस क्या है, 2r है। अगर ए और बी का रेडियस r है तो सी का रेडियस क्या है, 2r है। ठीक है, एक एग्जांपल कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तो ए पे चार्ज q है, बी पे चार्ज भी q है। एक और डिफ़िकल्टी मेथड बताऊं कि आपको रेडियस भी डिफरेंट दे देंगे और सी के ऊपर जो चार्ज है वो भी नॉन ज़ीरो दे देंगे इनिशियली। दोनों को मिक्स करके अगर आपने सॉल्व किया तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज q आ गया, बी पे भी चार्ज क्या आ गया, q आ गया। अब देखो कंडक्शन मेथड के साथ हम क्या करेंगे, सी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, 2 इक्वल सफ़ेयर्स में। तो एक r रेडियस का सफ़ेयर आ जाएगा, दूसरा भी r रेडियस का आ जाएगा। तो जब हम ए और सी को कंटैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हम मान रहे होंगे कि r और r, सी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ए पे कितना चार्ज था, q। अब q को Q/3 करेंगे क्योंकि q को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो a के ऊपर तो Q/3 आ जाएगा, लेकिन c के ऊपर क्या है, क्योंकि c को हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो हर एक r रेडियस वाले स्फीयर पे Q/3 चार्ज आया है। लेकिन C क्या था, 2r रेडियस का था, इसीलिए इस पे क्या आ जाएगा, 2Q/3। क्या आ जाएगा, 2Q/3 चार्ज आ जाएगा C के ऊपर। A के ऊपर कितना चार्ज आएगा, देखो A पे आएगा Q/3, C पे आ गया 2Q/3। अब C और B को कंटैक्ट में लेके आए। ठीक है, C और B को कंटैक्ट में लाए, B पे अब कितना चार्ज है, अभी B के साथ तो कंडक्शन हुई नहीं तो उतना ही Q चार्ज है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, फिर से C को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, R और R रेडियस, और थर्ड क्या है, B है जिसका R रेडियस ही है। ठीक है, तो अब क्या है, दोनों को ऐड करेंगे, 2Q/3 प्लस Q डिवाइड बाय क्या करेंगे, अब 3 करेंगे क्योंकि C को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक स्फीयर है B। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। तो अब देखो क्या होएगा, 5Q/9 आ जाएगा चार्ज। किस पे, इस पे भी और इस पे भी। अब टोटल C पे कितना आ जाएगा, 5Q/9 × 2।
वैसे हमें सी पे जो चार्ज है ना उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको यहाँ पे साथ साथ रिवाइज़ करवा रही हूँ कंडक्शन मेथड, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी पे चार्ज आ गया 10Q/9। ठीक है, ए पे कितना आया Q/3, बी पे कितना आया, बी पे आया 5Q/9। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे तो वो सी पे चार्ज आ जाएगा। 5Q/9 क्या आया, बी पे आया। अब देखो न्यू फोर्स क्या डेवलप होगा, F' विल बी इक्वल्स टू KQ² और यहाँ पे आ जाएगा 5/9×3=27। तो अब जो F' है वो F के कितना टाइम्स हो गया, 5/27 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब देखो अगला क्या है, अगर C के ऊपर जो चार्ज है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर तो हमें कह दिया कि C एक इंसुलेटर है तो क्या हो जाएगा, F' विल बी इक्वल्स टू F, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं डेवलप होगा अनटिल एंड अनलेस वो फ्रिक्शन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। अगर कंटैक्ट में लेके आए हैं सिर्फ एक इंसुलेटर जिसको हमने C कह दिया तो कोई भी चार्ज नहीं डेवलप होगा। कब डेवलप होता है, जब C भी क्या होता, कंडक्टिंग स्फीयर होता। ठीक है, और अगर आपको C एक इंसुलेटर दे दिया तो फ्रिक्शन के साथ उस पर चार्ज डेवलप होगा। तो वो हम केस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें वर्क फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें देखना पड़ेगा किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो F' विल बी इक्वल टू F अगर सिर्फ एक C स्फीयर को इंसुलेटर है जो उसे A और B के साथ कंटैक्ट में लेके आए। ठीक है, अब अगर आपको कह दिया कि C के ऊपर जो इनिशियल चार्ज है वो 0 नहीं है, कुछ और है, तो A पे चार्ज है Q, B पे चार्ज है, B पे कितना चार्ज है Q, C पे कितना चार्ज है, हम C पे एक बार पता है क्या लेते हैं, -Q चार्ज लेते हैं। क्या ले रहे हैं अब, -Q चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो C पे हमने कितना चार्ज लिया, -Q। अब देखो आप पहले A और B को कंटैक्ट में लाएंगे, A पे कितना चार्ज आ जाएगा, C का अब रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, अगर रेडियस डिफरेंट होता तो आपको पता ही है हमने कैसे करना था। तो अब देखो A पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q - Q/2, मतलब कि A पे चार्ज आ गया 0, C पे भी कितना चार्ज आ गया 0, A और C पे कितना चार्ज आ गया 0। ठीक है, B पे कितना चार्ज आएगा, C पे 0 है तो 0 प्लस B पे कितना है Q, अपॉन में क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो अब B पे कितना चार्ज आ जाएगा Q/2 और C पे एक नया चार्ज डेवलप होगा जो क्या होगा Q/2। लेकिन A पे कितना चार्ज है, अभी भी 0 ही है। ठीक है, अगर अब आप F' निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स ही नहीं होगी क्योंकि A क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल नहीं हो गया, अब क्या हो गया है, वो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, लेकिन इसी की बजाय हम क्या कर दें, C और A को दोबारा से कंटैक्ट में ले आए। ठीक है, B पे तो अब फाइनली चार्ज हो गया है Q/2, C और A को कंटैक्ट में लेके आए तो Q/2 प्लस 0 किसका चार्ज है, A का, और Q/2 किसका चार्ज है, C का। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो A पे कितना चार्ज आ जाएगा Q/4 और C पे भी कितना आ जाएगा Q/4। अब A पे कितना चार्ज आ गया Q/4। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हम F' निकालेंगे, F" निकाल लेते हैं चलो। ठीक है, तो अब इसे क्या लिखेंगे, KQ²/R² और डिवाइड बाय अब क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो अब जो F" है वो इनिशियल फोर्स का क्या है, 1/8 टाइम्स हो गया है। कितना टाइम्स हो गया है, 1/8 टाइम्स। ठीक है, मतलब कि डिक्रीज हुआ है चार्ज, डिवाइड बाय 8 किया है हमने। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट PYQ पे। देखा हमने एक PYQ को कितने अलग अलग मेथड से फॉर्म किया और उसको
सॉल्व किया, ठीक है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसे इंक्रीज़ होगी हमने उस चीज़ को देखा। सी को 0 चार्ज भी दे सकते हैं आपको, सी का रेडियस डिफरेंट दे सकते हैं आपको, या फिर क्या कर सकते हैं, सी पे जो चार्ज है वो 0 की बजाय कोई और चार्ज दे देंगे, या दोनों को मिला के दे देंगे, या फिर क्या कह देंगे कि सी एक इंसुलेटर है और ए और सी को कंटैक्ट में लाए तो कितना चार्ज डेवलप होगा, तो कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा सी पे। ए पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, सी पे जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा, जो कि है 0। ठीक है, यहाँ तक बात हमें अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट PYQ पे। अब देखो ये सेकेंड PYQ है, ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, तो हमें क्या दिया है, 2 पॉजिटिव आयंस गिवन है, ठीक है, ईच कैरिंग चार्ज Q, कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं, Q चार्ज, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, चार्ज दे दिया, पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच। ठीक है, तो देखो अब, हाँ जी, तो अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q का स्क्वायर है, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल चार्ज है और दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस D का स्क्वायर। ठीक है, अब लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन से हमें पता है क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, और हमसे उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछे हैं, तो वो हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, Q इक्वल्स टू Q स्क्वायर इक्वल्स टू FD स्क्वायर अपॉन K। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, NE, क्या है, NE का होल स्क्वायर करोगे तो N का स्क्वायर, E का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, FD स्क्वायर अपॉन K। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब N की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, D अपॉन में E, और अंडर रूट में क्या आएगा, F अपॉन K। ठीक है, अब आप K की अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, K विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो D आपको पता चल गया ना, मैंने D क्यों लिखा है, D का स्क्वायर अंडर रूट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंडर रूट में से वो बाहर निकल गया, D का स्क्वायर है। यहाँ पे जो E है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, E का स्क्वायर, तो वो भी क्या है, बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, और N की वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ पे D अपॉन में E, और अंडर रूट में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F। अब आप सोचोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर कैसे आ गया, यहाँ पे तो K डिनोमिनेटर में है, तो आपको याद भी तो रखना है ना कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम जल्दी में ये मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। एंड इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं फिर, 2D अपॉन E अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट F। ठीक है, यहाँ तक आप सिंप्लीफाई करते जाओ, लेकिन नीट में इसकी ऑप्शंस आई थी तो आपने उस ऑप्शंस के हिसाब से बताना था। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया, सपोज अ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, वन ऑफ देम इज़ माइनस ई किस पे होगा, अब हमें गिवन नहीं है, वन ऑफ देम इज़ -E। अब हमें तो पता है ना, लेकिन कॉमन सेंस यूज़ करके कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो -E किसका है, इलेक्ट्रॉन का, एंड द अदर इज़ E प्लस डेल्टा E। ठीक है, मतलब कि E और E यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, उसमें साथ में क्या ऐड कर दिया, डेल्टा E ऐड कर दिया। If the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0,
देन डेल्टा ई इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर निकालना है हमने डेल्टा ई का, ठीक है। देखो अब हमें क्या गिवन है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड इज एट अ डिस्टेंस अपार्ट इज 0, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम इसे सीधा क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा, के, अब फर्स्ट पे कितना चार्ज है, ई, और दूसरे पे कितना है, ई प्लस डेल्टा ई, इस चीज़ को याद रख लिया। देन अपने पास आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों तरफ आएगा, डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -g इंटू क्या आ जाएगा, मास ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई। अब देखो क्या मिस्टेक हुई है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या करना था, हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज गिवन है कि वो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन फोर्स किसके बीच निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स के बीच। हाइड्रोजन एटम आपको याद है, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यहाँ पे गिवन है -e, प्रोटॉन पे कितना गिवन है, +e प्लस डेल्टा ई। तो ई और ई कैंसिल आउट होंगे, तो हाइड्रोजन एटम पे पूरा कितना चार्ज आ जाएगा, डेल्टा ई चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अब आप देखो, इसे हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, हाँ जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, के, दोनों हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं तो दोनों पे कितना चार्ज है, डेल्टा ई और डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का स्क्वायर ले लेंगे, डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। इक्वल्स टू क्या है, -g और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं, ठीक है। अब हमें डेल्टा ई का ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे डेल्टा ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा की पावर 2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जी क्या होता है 6.67, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन हमें यहाँ पे गिवन है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, कितना होता है 1.67 इंटू 1.67 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू क्या आ गया 10⁻⁻11। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अब देखो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67, इसको हम सीधा लिख लेते हैं 6.67 इंटू 1.67 इंटू क्या आ गया 1.67, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू हम लेके आ रहे हैं डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इंटू यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा 10⁻⁹, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻27 -27 -11, और ये 9 है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9 बन जाएगा। यहाँ से हम 10⁻9 को रिमूव कर देते हैं, तो 10⁻⁻27 -27 -11 -9, अब कितना हो जाएगा देखो 37 47 57 67 67 74 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 74। कैसे की मतलब कैलकुलेशन देखो 27 पहले सभी जो वंस प्लेस है ना उनको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या आ गया 20 20 40 50 और 9 + 1 यहाँ पे कितना बन गया 10 बन गया, तो 50 और 60 बन गया 60, 7 + 7 14, 60 और 14 कितना हो गया 74। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻74, बाकी सभी को छोड़ दो 10⁻⁻74 आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर लेना है तो सिर्फ 10⁻⁻ को ही हम देखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम
छोड़ देते हैं, सिर्फ ऑर्डर में 10 रेज़ टू द पावर जो वैल्यू आ रही है किस लाइन में वो आएगा वो हम देखते हैं। तो 10 की पावर -74 का रूट करना है। रूट करेंगे मतलब कि डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा अपने पास ऑर्डर, डेल्टा ई, और यहाँ पे कितना था 10 रेज़ टू द पावर -74, यहाँ पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, अब इसको देखो, अगर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -37। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अपना ऑर्डर क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर -37। ये कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन पे। तो मतलब कि आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए हमने सॉल्व नहीं की। ठीक है, हमारा सीधा आंसर निकल जाता है। एक बार मैं आपको ऑर्डर समझा देती हूँ। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी नंबर, ओके मैं कह रही थी कि अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। किसकी, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, जो क्या है साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन आई होप आपको लिखनी आती है। तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो लिख लिया। अब अगर a की वैल्यू, इफ़ a इज़ लेस देन √10, ठीक है, मतलब कि √10 से कम है या फिर इक्वल भी कह सकते हो। √10 की वैल्यू होती है 3.16। ठीक है, तो अगर a √10 से कम है या उसके इक्वल है, तो अगर आपको ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, जो यहाँ पे है। लेकिन अगर आपका जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 3.16 है, मतलब कि √10 से बड़ी है, तो क्या होगा, ऑर्डर, देन ऑर्डर ऑफ अ नंबर विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n + 1। तो आई होप आपको ये बात क्या है अब क्लियर हो गई है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखो कि हमें इसके नज़दीक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। 10 रेज़ टू द पावर 37 + 1 कर भी लेते अगर आप ट्राई करके, कि शायद जो आंसर आएगा वो साइंटिफिक नोटेशन में 3.16 से बड़ा होगा। वो तो हमें शायद दिख भी रहा था, है ना। 6 × 6 करेंगे, 6 × 1 × 6 अपॉन में 9 करेंगे, शायद 3.16 से बड़ा आ जाता, मान लो आ जाता शायद। तो क्या करते, 10 रेज़ टू द पावर -37 + 1 करते, जो क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -36। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं गिवन, तो हमने सीधा ही 10 रेज़ टू द पावर -37 को क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्या है अब क्लियर हो गया है। जस्ट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज दिया था वो क्या गिवन था, डिफरेंट गिवन था। तो उस हिसाब से हमने हाइड्रोजन एटम्स के बीच में फोर्स डिफाइन करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशनल भी, उनको इक्वल पुट करके फिर अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट PYQ की तरफ। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट PYQ देखते हैं हम क्या कह रहे हैं हमें। द एक्सेलरेशन क्या पूछा है, अब एक्सेलरेशन पूछी है, ये बताई हुई है। एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो प्रोटॉन के नज़दीक आएगा। ठीक है, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, when they are 1.6 × 10 raised to the power -10 meters apart। एंगस्ट्रॉम गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 raised to the power -10 मीटर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1.6 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू
1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछी है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या पूछा है, ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन। पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, के E², बिकॉज दोनों पे चार्ज तो कितना है, E ही है। एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, लेकिन कूलम्स लॉ में तो हम साइन को कंसिडर ही नहीं कर रहे होते। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 आ गया, ठीक है। और इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद इसी फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ई का स्क्वायर करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नीचे क्या आना है अपने पास, 1.6 इंटू 1.6, ये क्या कर दिया मैंने, 1.6 है ना, इंटू 10⁻⁻20 कर लिया, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करना है हमने, मास किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का। किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है मास। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो ये एक्सेलरेशन की पूरी वैल्यू आ गई अपने पास। इसको अब हम जस्ट कट आउट करेंगे। हाँ जी, तो अब देखो 1.6 से 1.6 कट आउट हो गया, 1.6 से 1.6 कट आउट हो गया, 9.1 से 9 कट आउट हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई हमारी सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है, -31 प्लस 20, 31 और 20 कितना हो जाएगा 51। यहाँ पे 51 है, यहाँ पे देखो 10⁻⁻1 बच गया। यहाँ पे 10⁻⁻ कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, 10⁻⁻12 बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी 12 बच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 10⁻9 प्लस 1 प्लस 12 कितना आ जाएगा 22। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। क्या किया हमने, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, उसे मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रखा, क्योंकि फोर्स हमेशा ही मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यहाँ से हमने वैल्यू निकाली एंड क्या आई है 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना PYQ भी हो गया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये नीट का 2020 का PYQ है। अब देखो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे बताया था, फ्रिक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज डेवलप किया था, चार्ज चेंज किया था, है ना। तो यहाँ पे अब हम फ्रिक्शन मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो न्यूट्रल क्या है, स्मॉल स्फीयर्स हैं, एक को A ले लो, दूसरे को B ले लो, दोनों क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब कि 0 चार्ज इस पे है, 0 चार्ज ही इस पे है, दोनों क्या है इंसुलेटिंग है, इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या किया हमने, रब कर दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया, मतलब कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और एंड देन क्या होगा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमें पता है जब भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, एक पे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे पे नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव किस पे होते हैं, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, नेगेटिव किस पे होते हैं, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ये तो हमें बातें पता है, लेकिन हमें बता दिया कि इन दोनों को
मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। ये चीज़ हमें पता है कि मैग्नीट्यूड दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें बताया क्या है कि दोनों को रब करने के बाद कितने डिस्टेंस पे रखा है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 3.6 न्यूटन। कितना लग रहा है, 3.6 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। अब क्यू का स्क्वायर क्यों लिया, ए पे भी क्यू चार्ज डेवलप होगा, बी पे भी क्यू चार्ज डेवलप होगा, एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव होगा, ये बातें हमें पता है। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों को क्या लिख लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3.6 न्यूटन्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है चार्ज ऑन ईच स्फीयर, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। मतलब कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट में हमें चार्ज पूछा है तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर लिख लो एक बार, 3.6 इंटू क्या आ जाएगा 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 0.4, इसको आप सीधा लिख लो 4 और नीचे क्या ऐड कर लो 10 ऐड कर लो। 10 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 8। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻5, क्योंकि यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे 10 का तो -5 आ जाएगा 10⁻⁻5। ये किसकी वैल्यू आई है, क्यू की वैल्यू आई है, क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो NE इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे 8 इंटू 10⁻5 पुट कर देंगे। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻5 अपॉन 10⁻90। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन में 10 अपॉन में 2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया न्यूमरेटर में, और इधर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा 10⁻14। ठीक है, -14 को ऊपर लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे 10⁻14। तो क्या आंसर आ जाएगा अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड का 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। तो ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इजी लगे होंगे, एंड एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।